जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैंने बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा ही लगता होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का विभिन्न शाखाओं के बारे में बात किए थे, ब्रांच के बारे में बात किए थे और क्वेश्चन को देखे थे। आज हम कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी या जंतु कोशिका के बारे में या पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जानने से पहले हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में जान लेते हैं। आज हम दोस्तों सेल यानी कि कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या होता है, और कोशिका से संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो किसी भी पदार्थ या जंतु की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को दोस्तों, यानी कि जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को या स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर और एक विशेष बात दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी या तो जीव विज्ञान के जनक की बात करें, तो उसे अरस्तु को जाना जाता है। वो किसे? अरस्तु को, यानी कि एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को जाना जाता है, यानी कि अरस्तु को जाना जाता है। और दोस्तों देखिए, अगर हम एक शरीर के निर्माण की बात करें, तो शरीर का निर्माण हमारा कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। और कोशिका जब मिलेगा तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। और उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। और अंग से अंग जब मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र से अंग तंत्र मिलेगा, तब क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सेल से सेल मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और टिश्यू से टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा बॉडी पार्ट बनेगा। यानी कि टिश्यू से टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा ऑर्गेन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गेन। और ऑर्गेन मिलेगा तो क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा। और सिस्टम यानी कि अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलेगा, तब क्या बनेगा? हमारा बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी बनेगा। तो ये हमारा शरीर बनने का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम दोस्तों कोशिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोशिका की अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से अगर कोशिका की परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें, तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र का, यानी कि स्ट्रक्चरल, शरीर की संरचनात्मक 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 तथा क्रियात्मक इकाई को क्रियात्मक 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 इकाई को क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है। को सेल या कोशिका को कोशिका या सेल कहा जाता है। कोशिका या तो फिर उसे सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर शरीर की अगर इंग्लिश में से बोलें तो इस संरचनात्मक को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शनल। कंस्ट्रक्शनल। और ये क्रियात्मक का क्या हो जाएगा? फंक्शनल। यानी कि कंस्ट्रक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। फंक्शनल। क्या हो जाएगा? फंक्शनल। अब दोस्तों, हम अगर जनक की बात करें, कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज जो करता है उसे क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और जनक की बात करें या खोजकर्ता की बात करें, तो ये कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। और इन्होंने क्या कितने 1665 में, लगभग 1665 में क्या किया था? इसने खोज किया था। और इन्होंने दोस्तों एक मृत कोशिका में खोज किया था। किसमें खोज किया था? मृत कोशिका में इन्होंने खोज किया था। मृत कोशिका में खोज किया था।
मृत कोशिका में खोज किया था। और जो जो वृक्ष में खोजा गया था वो कॉक वृक्ष वृक्ष था। कॉक वृक्ष दोस्तों, जो कॉक हमारा होता है जिससे हम कॉर्क खेलते हैं, वो वृक्ष से क्या गया था, खोजा गया था, उसी वृक्ष की छाल से। लेकिन दोस्तों ये इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका यानी कि निर्जीव में खोज किया था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने निर्जीव में खोज किया था। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका में किसी ने अगर खोज किया है दोस्तों, तो वो कौन थे, ल्यूएन हॉक थे। कौन थे, ल्यूएन हॉक। तो निर्जीव यानी कि मृत कोशिका में खोज करने वाले कोशिका कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। लेकिन सबसे पहले खोज किया था, लेकिन ल्यूएन हॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका में खोज किया था। क्या किया था, जीवित कोशिका में खोज किया था। और इन्होंने कब, 1674 में खोज किया था। कब किया था, 1674 में खोज किया था। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, जो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। ये देखिए दोस्तों, अगर शुतुरमुर्ग के अंडा की साइज की बारे में बात करें, तो ये 170 होता है, 170 और ये माइकोप्लाज्मा का क्या होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और दोस्तों, अगर मनुष्य की शरीर में बात करें, मानव शरीर में या मनुष्य के शरीर में बात करें, जो सबसे लंबी कोशिका होता है, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होता है, मानव शरीर में, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है, वो न्यूरॉन होता है, या तो तंत्रिका तंत्र जिसको कहा जाता है, न्यूरॉन या तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कोशिका के मुख्य जो प्रकार होते हैं, कोशिका के बारे में जानेंगे। तो कोशिका, अगर सेल की बात करें दोस्तों, तो सेल के मुख्य दो प्रकार होता है। कोशिका की बात करें दोस्तों, कोशिका दो प्रकार का होता है। क्या होता है, कोशिका के दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, पहला प्रोकैरियोटिक होता है, और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर डिफरेंस की बात करें, तो मुख्य रूप से डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। और अगर प्रोकैरियोटिक में बात करें, तो ये दोस्तों, ये जो होता है, ये विकसित कोशिका नहीं होता है। ये क्या होता है, विकसित नहीं होता है कोशिका का इसमें। और ये क्या होता है, विकसित होता है। ये क्या होता है, विकसित होता है। और इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये प्रोकैरियोटिक जो भी होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें इसमें क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं यूकैरियोटिक में। वो हम क्या करेंगे, कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं और थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम प्रोकैरियोटिक की भी बात करें, तो इसमें हमारा जो राइबोसोम पाया जाता है, वो 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और इसमें जो पाया जाता है वो 80s राइबोसोम पाया जाता है। और मैंने देख लिया दोस्तों। अब इसमें अगर जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों, तो जंतु कोशिका में बस कुछ नहीं करना है। जंतु कोशिका हमारा क्या होता है, एक ये रेक्टेंगल साइज का होता है। उसी में साथ साथ क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, जो बाहरी आवरण होता है वो क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति हो जाता है, कोशिका भित्ति। और सेम चीज होता है दोस्तों, इसमें भी हमारा क्या होगा, ये बीच में एक केंद्रक होगा। क्या होगा, केंद्रक होगा।
और ये जो हमारा बीच का हो जाएगा ये कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। और सेम चीज दोस्तों इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। हम ये स्टार्टिंग में इसका डिफरेंस देख चुके दोस्तों, वहाँ पीछे से देख लीजिएगा। अब हम चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन क्या करोगे, एग्जाम नज़दीक है। जंतु कोशिका के संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे, या तो एनिमल सेल का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है? अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, जो दो कोशिका देखा था, एक प्रोकैरियोटिक देखा था, एक प्रोकैरियोटिक देखा था और एक यूकैरियोटिक देखा था। तो यूकैरियोटिक में हम लोगों ने देखा दोस्तों, तो जो यूकैरियोटिक होता है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें केंद्रक मौजूद था। इसमें क्या था? केंद्रक मौजूद था। और इसमें केंद्रक क्या था? मौजूद नहीं था। केंद्रक क्या था? मौजूद नहीं था। बाकी बात की बात करें दोस्तों, तो हर चीज में ये दोनों में, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, दोनों में ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। लेकिन केंद्रक झिल्ली की बात करें, वो क्या होता है, दोनों सिर्फ क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है। और यूकैरियोटिक की एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय। और ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय की बात करें दोस्तों, तो ये वायरस वगैरह के अंतर्गत में आता है। और ये बहुकोशिकीय की बात करें दोस्तों, जितना चीज हमें खुली आंखों से दिखाई देता है वो बहुकोशिकीय होता है। जैसे कि पेड़, हाथी, कुत्ता, आदमी, सारा का सारा क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। और वो यूकैरियोटिक होता है। तो जो बहुकोशिकीय होता है उसमें केंद्रक होता है हमारा, और जो एक कोशिकीय होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसका आवश्यकता होती है? श्वसन के दौरान दोस्तों हम क्या करते हैं, श्वसन जब हम लेते हैं तो मानव के शरीर में, जैसे कि हम ग्लूकोज के फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, क्या होता है, C6H12O6। ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो एनर्जी की बात करें दोस्तों, तो एनर्जी निर्माण की बात करें तो एनर्जी का निर्माण हमारा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हम लोगों ने देखा जो एनर्जी का निर्माण करता है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये ग्लूकोज का जो टूटना होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो इसके साथ दोस्तों क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वही सांस लेने के दौरान ही क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का टूटता है। क्या होता है, एनर्जी टूटता है। तो इसके साथ दोस्तों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन, ये ग्लूकोज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, साथ ही साथ जल में टूटता है, और साथ ही साथ क्या करता है, 36 एटीपी में टूटता है। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों पूछ लिया जाता है। एटी फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछ लिया जाता है। इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है। तो ये 36 एटीपी में टूटता है और यही ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो पहले हमारा क्या था दोस्तों, ग्लूकोज था। ग्लूकोज को जब हम कंजम्पशन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ऑक्सीजन को जैसे हम सांस लेते हैं, ये ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है। ये ग्लूकोज क्या हमारा एनर्जी का ही रूप है। तो ये एनर्जी क्या होता है, टूटता है। ये ग्लूकोज हमारा टूटता है और इसी से हमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O जल निकलता है, और 36 एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। और देखिए दोस्तों, जब कोई प्रोसेस टूटता है तो उसे कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे बताते हैं, अगर कोई बड़ा चीज टूट के दो छोटे छोटे भाग में बनता है तो वो हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और कोई दो छोटा छोटा या दो से अधिक छोटा छोटा मिलकर के एक बड़ा चीज का निर्माण करता है तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। ये इतना याद रख लीजिए अभी दोस्तों। तो यहाँ पे ग्लूकोज को जो ऊर्जा होता है दोस्तों, उसको विघटन करने के लिए या तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रहा है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो देखिए तो सेम, अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, जो हमारा एटीपी था, एटीपी था, तो एटीपी का फुल फॉर्म हमने क्या देखा,
एडिनोसाइन, एडिनो एटीपी का फुल फॉर्म हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? एटीपी का जो फुल फॉर्म था क्या था? एडिनोसिन ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा क्या था? यहाँ से ए हो गया और ये ट्राई से टी हो गया और ये फॉस्फेट से पी हो गया, तो एटीपी हमारा क्या है? ट्राई फॉस्फेट है। तो इसे दोस्तों करेंसी, एनर्जी का करेंसी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी का करेंसी। क्या कहा जाता है? एनर्जी का करेंसी या तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? जो केंद्रक हमारा क्या होता है? बीच में, कोशिका के बीच में स्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल या तो पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेंट्रोसोम की बात करें तो ये हमारा क्या करता है? कोशिका विभाजन में काम आता है। कोशिका विभाजन का काम आता है इसमें ये। और ये लाइसोसोम हमारा दोस्तों आत्महत्या की थैली या लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? एटम बॉम्ब या तो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, कोशिका विभाजन की बात करें तो जो लीवर हमारा होता है, लीवर, वहां पे कोशिका विभाजन सबसे अधिक तेज होता है। कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, तेज होता है। कोशिका विभाजन तेज होता है, सबसे तेज। अगर सबसे अधिक कोशिका विभाजन की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन या तेज से होता है तो वो लीवर में होता है। और सबसे कम अगर कोशिका विभाजन कहीं होता है तो हमारा जो ब्रेन है वहां पे क्या होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। ये बात दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? ग्लूको सारा का सारा बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या था? केंद्रक था। ये जंतु कोशिका है, इसके बीच में हमारा क्या था? लिक्विड था। और इसी लिक्विड में दोस्तों, इसी लिक्विड में जो जेली टाइप का लिक्विड होता है हमारा केंद्रक द्रव या कोशिका कोशिका द्रव, ये तो केंद्रक द्रव, ये कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में ही हमारा सारा क्या था? जितने भी हमारा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, हरितलवक हो गया, और सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने भी कहाँ था वो सारा का सारा जीव द्रव में होता था हमारा। कहाँ पे होता था? जीव द्रव में। जीव द्रव में, यानी कि जीव द्रव के मुख्य पार्ट की बात करें तो कोशिका द्रव ये हमारा हो गया। दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया? जीव द्रव में होता था। कहाँ पर? जीव द्रव में। तो जो जीव द्रव में हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये जीव द्रव में ही क्या होता है? कार्बन का टूटने का काम करता है। यहाँ पे जो विखंडन यानी कि कार्बन का जो टूटने का काम होता है दोस्तों, और वो अणु जो पाइरूवेट में ट्रांसफर होता है, तो वो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? कोशिका द्रव में होता है। ये कोशिका द्रव जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, वहीं पे होता है। ये माइटो ऊर्जा का जो निर्माण की बात करें तो वो कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है कहाँ पे? जीव द्रव पे। तो जीव द्रव हम यहाँ पे क्या करेंगे? सही आंसर को लेंगे। यानी कि ये प्रक्रिया कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ पर होता है? जीव द्रव में होता है। कहाँ पर होता है? जीव द्रव, यानी कि जो कोशिका द्रव हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोशिका द्रव नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया आंसर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव है तो कोशिका द्रव को आंसर लेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? देखिए दोस्तों, अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की बात करें तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या पाया जाता था? 70S राइबोसोम पाया जाता था, ये प्रोकैरियोटिक में था। और यूकैरियोटिक में हमारा कितना था? 80S प्रोटीन पाया जाता था। क्या पाया जाता था? 80S प्रोटीन पाया जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों 70S वाला अगर होता हमारा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सिर्फ प्रोकैरियोटिक पूछता
तब। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, उप इकाई के बारे में पूछा गया है। तो उप इकाई की बात करें दोस्तों, तो उसमें 50s और 30s यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रकेंद्रिक केंद्रकी कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है, एक कोशिका का होता है, या तो एक कोशिकीय होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और ये प्राचीनतम कण भी कह सकते हैं दोस्तों, प्रिमिटिव पार्टिकल कह सकते हैं इसको, कि बहुत पुराना पार्टिकल के रूप में होता है। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होता है। देखिए दोस्तों, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। कोशिका झिल्ली हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीय में होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, उसमें हमारा कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। अत्यधिक छोटा आकार का होता है, बिल्कुल सही। अगर एक कोशिकीय है तो उसका साइज क्या होगा, बिल्कुल ही छोटा होगा। एकल गुणसूत्र होगा, बिल्कुल एकल गुणसूत्र होगा, क्योंकि जब छोटा होगा तो एकल गुणसूत्र होगा। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बीच में होगा तो बीच में कोई भी पार्टिकल तो उसको तो क्या बोलेंगे हम, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। या तो यहाँ पे ये सबसे छोटा है तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, केंद्रकाव बोला गया है। तो ये भी क्या बोला गया है, सही बोला गया है। लेकिन दोस्तों जो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की बात करें, यानी कि इसमें झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल गलत कथन कहा गया है। लेकिन आंसर सही हमारा ए नंबर का हो जाएगा। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर एटीपी की बात करें तो एटीपी हमारा क्या है, ऊर्जा का पहले से एक रूप है। एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को ही, क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यानी कि ये पहले से ही क्या है, एनर्जी का एक रूप है। एटीपी क्या हमारा पहले से ही एनर्जी का रूप है। इस एटीपी को दोस्तों, इस एटीपी को जब तोड़ा जाता है तो जल के साथ रिएक्शन करके तोड़ा जाता है। और तो जब जल के साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों तो इसमें ऊर्जा की भी जरूरत होता है। ये जो एनर्जी होता है दोस्तों, ये अपना फॉर्म में बना होता है। तो इस एनर्जी को तोड़ने के लिए, इस एनर्जी को जब तोड़ा जाता है एटीपी को, तो जो ऊर्जा रिलीज होता है, जो ऊर्जा रिलीज होता है, तो वो लगभग 30.5 किलो मोल 30.5 किलो मोल के आसपास ऊर्जा रिलीज करता है। क्या करता है, 30.5 किलो मोल के आसपास ऊर्जा रिलीज करता है। किलो मोल नहीं दोस्तों, कैलोरी होगा, नहीं कैलोरी नहीं, हाँ किलो मोल ही होगा दोस्तों। किलो मोल एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने क्या देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था। क्या देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें दोस्तों, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जितने भी हम जो औषधि या जहरीले पदार्थ को होता है, क्या होता है, जहरीले पदार्थ होता है, उस जहरीले पदार्थ को खत्म करने का काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये दोस्तों इंडो हम लोगों ने देख चुके हैं पहले कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक रफ होता है और एक क्या होता है, स्मूथ होता है। रफ ऊपर में क्या होता है, ये रफ होता है। तो जो रफ होता है वो हमारा क्या करता है, रफ रफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, राइबोसोम होता है। वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। और जो हमारा स्मूथ होता है, स्मूथ रेटिकुलम, वो हमारा क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य काम है दोस्तों, जो विषाक्त पदार्थ होता है या जहरीले जो प्रभाव होता है, वो किसके द्वारा, अंतः द्रव्यजालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म करता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो चपटी कोशिकाएं की बात करें दोस्तों, तो जो चपटी कोशिकाएं हमारी होती है वो सल्की उपकला होती है, सबकी सल्की उपकला में पाई जाती है। सल्की उपकला यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा दोस्तों देखिए, जो फेफड़ा हमारा होता है, फेफड़ा जो होता है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों इसके बारे में, जब लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। जो फेफड़ा होता है, वो फेफड़ा में क्या होता है, ये हमारा सल्की उपकला पाया जाता है, जो क्या होता है, चपटी आकार का होता है या तो फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट आकार का होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। देखिए तो किण्वन क्या करते हैं, जो फर्मेंटेशन हमारा होता है, किण्वन या फर्मेंटेशन दोस्तों, जो बियर शराब वगैरह बनाया जाता है दोस्तों, वो वस्तुओं को, चीज़ों को क्या करके बनाया जाता है, सड़ा गला के बनाया जाता है। जैसे जैसे कि बियर बन रहा है या कोई चीज़ बनता है, तो वो जैसे फलों को या को क्या करता है, सड़ा के गला के बनाया जाता है। क्या कहते हैं? सड़ा गला के बनाया जाता है, या तो उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, या तो किण्वन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही बोला गया कि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ग्लूकोज का हम लोगों ने देखा था कि C6H12O6 का विघटन होता है। कब? जब हम श्वसन लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तब हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी कि टूटता है। ग्लूकोज हमारा टूटता है, किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, साथ ही साथ H2O में टूट जाता है, और 36 ATP में टूटता है। ये हम लोगों ने देख चुके हैं। तो ये भी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, वहाँ पे एसिटिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है, बल्कि एटीपी का यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है या एनर्जी का निर्माण होता है। तो डी नंबर का कथन यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा। कशेरुकीय की अकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? देखिए दोस्तों, कशेरुकीय, कशेरुकीय हम किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिसमें हड्डी पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हड्डी पाया जाता है, उसे कशेरुकीय प्राणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कशेरुकीय बोलते हैं, या तो वर्टिब्रेट बोला जाता है। वर्टिब्रेट या तो कशेरुकीय बोला जाता है, जिसमें हड्डी पाया जाता है। ये इसके बारे में आगे दोस्तों जब हम अस्थियां वगैरह पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो जिसमें हड्डी पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुकीय प्राणी कहते हैं। और जिसमें हड्डी नहीं पाए, कशेरुकीय की बात करें दोस्तों, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, एक कशेरुकीय प्राणी हो जाएगा। और अगर केंचुए की बात करें तो केंचुआ जो हमारा होता है, जो केंचुए हमारा होता है दोस्तों, केंचुए की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, जिसके अर्थवॉर्म इसे बोला जाता है, अर्थवॉर्म। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का हड्डी नहीं होता है। तो ये क्या है, अकशेरुकीय प्राणी होगा। ये क्या होगा, अकशेरुकीय होगा। क्योंकि जिसमें हड्डी नहीं होता है उसे अकशेरुकीय कहते हैं, और जिसमें हड्डी होता है उसे वर्टिब्रेट या तो कशेरुकीय प्राणी कहते हैं। तो कशेरुकीय की अकृत कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, स्मूथ होता है, और एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ का काम क्या होता था, वसा का निर्माण करना या तो फैट का निर्माण करना, जिसे हम क्या कहते हैं, का निर्माण करना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना या तो निर्माण करना होता है हमारा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मुख्य काम और होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट को या सेकंड क्वेश्चन में देखा था दोस्तों आज का, कि वो क्या करता है, जितने भी विष या औषधि के को हम इस्तेमाल करते हैं, विष या औषधि या जड़ी बूटी को जो खाते हैं, तो उसको क्या करता है,
उसके विष को अवशोषित करके विष मुक्त करता है। क्या करता है? विष मुक्त यानी विष को खत्म कर देता है। विष को क्या करता है? खत्म करने का काम करता है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब हम दोस्तों उस ऑप्शन को देखते हैं। औषधियों और विषों का निराविषीकरण मतलब विष को हटाने का काम करता है। बिल्कुल दोस्तों, पहला ही कथन यहाँ पे हमें क्या लग रहा है? सही लग रहा है। लिपिड का संश्लेषण, लिपिड मतलब दोस्तों वसा का निर्माण करना, बिल्कुल सही। प्रोटीन का निर्माण करना होता है दोस्तों, लेकिन हमारा काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ वाला काम करता है, तो ये नहीं होगा। जटिल शर्कराओं का संश्लेषण, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो लिपिड यानी कि वसा का निर्माण करता है और औषधियों और विषों का भी निर्माण यानी कि निराविषीकरण का काम करता है, यानी विष को मुक्त करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ए नंबर का ही ऑप्शन पहले सही टिक करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाता गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? यानी कि इस चित्र के बारे में बताया गया दोस्तों कि इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो कौन सा विभाजन के अंतर्गत में आता है। कोशिका विभाजन बी कब और कहाँ होता है? यहाँ पे ये दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन वो इस कोशिका के विभाजन के बारे में बोला गया है, और बी कोशिका की बात करें वो इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? इसके बारे में, यानी कि इस कथन के बारे में ये दूसरा क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम अगर कोशिका विभाजन की बात करें, अगर कोशिका विभाजन की बात करें दोस्तों, तो कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की बात करें दोस्तों, तो कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितना होता है? तीन प्रकार का। पहला क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। दूसरा क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? अर्धसूत्री होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री की अगर असूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों, तो ये असूत्री विभाजन जो हमारा होता है बैक्टीरिया वगैरह में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया वगैरह, या एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं। एक कोशिकीय जीव या प्रोकैरियोटिक जीव होता है, उसमें हमारा क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। तो ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। सिर्फ इसमें असूत्री विभाजन को इतना याद रखना है कि ये बैक्टीरिया वगैरह में होता है, या एक कोशिकीय जीव में होता है, या तो प्रोकैरियोटिक जीव जो होता है उसमें हमारा असूत्री विभाजन होता है। अब हम दोस्तों समसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। समसूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या होता है? जो कायिक कोशिका होता है या सोमेटिक सेल होता है, सोमेटिक सेल में इसका ये क्या कहाँ पर होता है? ये सोमेटिक सेल में हमारा क्या होता है? अधिकतम होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन का अर्थ क्या है दोस्तों? जब इसमें कोशिका का विभाजन होगा तो एक कोशिका बराबर बराबर यानी कि दो बराबर भागों में बट के निर्माण होता है। क्या होता है? दो बराबर भागों में बट के निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री की विभाजन की बात करें दोस्तों, ये हमारा और इसकी बात करें दोस्तों, ये जनन कोशिका में काम आता है। समसूत्री विभाग सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल मतलब क्या दोस्तों? जो हमारा शरीर में जितने भी अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं उस अंग के निर्माण में जहाँ जहाँ पर हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा पूरा शरीर में यहाँ पे होगा। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये हमारा जनन जो लिंग निर्धारण के क्षेत्र में हम कह सकते हैं इसको। लिंग निर्धारण या जो जनन कोशिका हमारा होता है दोस्तों, जनन कोशिका हमारा क्या है दोस्तों? जनन कोशिका की बात करें तो जो लिंग निर्धारण में होता है वहाँ पे हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर जनक कोशिका की बात करें, जनक किससे कोशिका हम किससे बोलेंगे दोस्तों? अगर यहाँ पे हम जनक कोशिका की बात करेंगे इसमें, तो जनक कोशिका हमारा जनक को किसी कहते हैं जो निर्माण करता होता है। क्या होता है? निर्माण करता होता है, यानी कि माता पिता होता है। तो माता पिता का एक माता पिता की बात करें तो कितनी कोशिका होता है हमारा, यानी कि कितनी गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र की बात करें तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो 46 होते हैं ये सिर्फ एक में होता है, माता या तो पिता में, और दोनों को मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। कितना होता है? 46 हो जाता है। तो ये जो निर्माण करेगा हमारा 46 यानी कि दो बराबर भागों में निर्माण के रूप में काम करेगा जनक कोशिका से। और
यहाँ पे जो 96 यानी कि 92 जो कोशिका हो जाएगा, ये 92 हमारा लिंग का निर्धारण जो करेगा वो अलग अलग से करेगा, यानी कि क्या करेगा, 4 भागों में टूटता है ये, 23, 23, 23 और 23। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, लिंग निर्धारण में काम आता है, यानी कि ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा और इसमें 2 ही कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो ये दोस्तों ये डिटेल से पढ़ने के लिए इसका क्लास करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा इसमें। तो इसमें इतना समझ लीजिए दोस्तों, जो समसूत्री होता है वो 2 भागों में बढ़ता है, और जो अर्धसूत्री होता है पहले 2 भागों में बटेगा, फिर ये 4 भागों में बढ़ता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। तो देखिए पहला कथन यहाँ पे क्या है, जो ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि कोशिका विभाजन का प्रकार जो है, एक कोशिका 2 बराबर भागों में बट रहा है। तो अगर 2 बराबर भागों में बट रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया। ये क्या हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया, क्योंकि 2 भागों में बट रहा है। तो ए नंबर का हमारा क्या हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। दूसरा क्या हो गया, क्योंकि ये देखिए पहले 2 भागों में बटा, फिर 1 2 3 4 4 भागों में बटा, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या हो जाएगा, समसूत्री, समसूत्री, और दूसरा क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नहीं दोस्तों, जो पहला कथन देखिए दोस्तों, पहला कथन क्या दिया गया है, ये समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि दूसरा वाला जो हमारा है, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन हमारा किस लिए होता है, हम लोगों ने क्या देखा, अर्धसूत्री विभाजन जो हमारा होता है वो जनन कोशिकाओं के लिए होता है। क्या होता है, जनन कोशिकाओं, यानी कि लिंग निर्धारण के क्षेत्र में होता है। क्या होता है, लिंग निर्धारण के क्षेत्र में। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए तो पहले इसमें ए हमारा क्या है, ए यहाँ पे हमारा क्या है, समसूत्री विभाजन है, और यहाँ पे ए में क्या दिया, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि बी नंबर का क्या भी हो, ए भी हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए समसूत्री विभाजन और बी अर्धसूत्री विभाजन। ये दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो सही है। युग्मक के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक बिल्कुल सही दोस्तों, जो जनन कोशिकाओं का होता है, हमने क्या देखा, जनन कोशिकाओं, ये सोमेटिक सेल था। तो जनन कोशिकाओं की बात करें, जनन कोशिकाओं, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, जनन कोशिकाओं, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं के लिए होता है। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम का पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री की बात करें तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हरितलवक, हरितलवक क्या होता है दोस्तों, हरितलवक हमारा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने में काम आता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधे जो हमारा फल भोजन जो पकाते हैं वो कैसे पकाते हैं, हमारा वो हरितलवक जो पिगमेंट उपस्थित होता है पेड़ पौधों में, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू से अपना भोजन बनाते हैं। तो वो हरित तलवक के कारण होता है। तो हरित तलवक दोस्तों ग्रीन कलर या रेड कलर में होता है अधिकतर। तो यहाँ और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको हम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं या सवित्र कणिकाएं, इनके बारे में हम जब ब्लड पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिका को आत्मघातीय थैली भी कहा जाता है। तो आत्मघातीय थैली की बात करें दोस्तों तो हम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इसके बारे में हम पहले हम लोगों ने देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी जो यानी कि एक दूसरे से जो एनर्जी का ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, गोल्जी काय का होता है। और क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, राइबोसोम, और सॉरी लाइसोसोम होता है। और राइबोसोम हमारा क्या होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। ये प्रोटीन का फैक्ट्री और अंतर
अंतः प्रद्रवी चालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें दोस्तों, इसका काम क्या है हमारा, मुख्य रूप से विष और औषधि का खत्म करना, विष या औषधि का जो जहरीला पदार्थ होता है उसको क्या करना, खत्म करने का काम करता है। गोल्जी का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है एक जगह दूसरी जगह। स्लाइडन और समान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। जितने भी जीव जंतु जो बने होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि ये हमारा क्या होता है, बहुकोशिकीय पे लागू होता है। बहुकोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय, या तो इसे हम यूकैरियोटिक कह सकते हैं, यूकैरियोटिक जीवों पर, यूकैरियोटिक जीवों पर लागू होता है। ये स्लाइड स्वान ने कहा था यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कवक हमारा क्या हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, जंतु हमारा यू क्या गया, यूकैरियोटिक हो गया। सवाल भी हमारा क्या हो गया, यानी बहुकोशिकीय। यानी कि देखिए दोस्तों, कवक हो गया, जंतु हो गया, या सवाल हमारा क्या हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। लेकिन विषाणु की बात करें तो विषाणु हमारा क्या है, एक कोशिकीय है। विषाणु क्या है, विषाणु हमारा यहाँ पे क्या है, एक कोशिकीय जीव हो जाता है, जो कि एक कोशिकीय जीवों पर ये लागू मतलब यानी कि नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिकीय तो खुद एक कोशिका का बना होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्लाइडन और समान का नियम लागू नहीं होता है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड कोशिकाओं में खोज किया था, मृत कोशिकाओं में खोज किया था। और उन्होंने जो किया था, क्वार्क का निरीक्षण करते हुए क्या किया था, हम लोगों ने क्या देखा था, जो क्वार्क का छाल था उसमें निरीक्षण कर रहा था, तो उसी में जो मृत कोशिका था उसी में खोज किया था। तो डी नंबर का क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो रॉबर्ट या तो, और दोस्तों जो ल्यूएन हॉक था, ल्यूएन हॉक उसने क्या किया था, सजीव कोशिका का खोज किया था। सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूएन हॉक ने किया था। और जो मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पर निरीक्षण करते हुए किया था। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज हमारा किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जब तक दोस्तों यहाँ पे मृत कोशिका और जीवित कोशिका की बात ना कहा जाए, तो सिर्फ वहां पे रॉबर्ट हुक को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, जंतु कोशिका हो गया। और इस बाहरी आवरण आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इस बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके बीच में हमारा क्या होता है, ये केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और जो बीच में द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा क्या होता है, जीव द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव, या तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, केंद्रक, ये क्या हो गया केंद्रक, और ये हो गया कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। तो कोशिका द्रव यानी कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जिसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, सेम कोचन। दोस्तों क्या होता है, सेम कोचन। ये हमारा बीच का ये लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इस ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गया हमारा, कोशिका झिल्ली हो गया। ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। और ये जो बीच का हो गया वो क्या हो गया, केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और इसके बीच का जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और दोस्तों जब हम और इसके अंदर की द्रव की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। वो क्या होता है, केंद्रक द्रव। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इस कोशिका द्रव की बात करें तो कोशिका द्रव ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका एक अलग रूप क्या होता है, हम जैसे कि हम जानते हैं साइटोलॉजी हम किसको कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटो मतलब हमारा क्या होता है, कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है। तो और प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। प्लाज्म जैसे की बात करें दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है हमारा लिक्विड यानी कि रूप है, वो पदार्थ का रूप होता है। तो प्लाज्मा यानी कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड या तो द्रव होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव को एक अन्य नाम क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म यानी कि डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे दोस्तों जब हम इस कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और न्यूक्लियस की बात करें दोस्तों तो बीच में जो हमारा पाया जाता है, जो केंद्रक में के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में दोस्तों जो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भोजन बनाने का काम करते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका द्रव हमारा किसके बीच में होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। सेम क्वेश्चन है तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हम लोगों ने क्या जानते हैं, हम लोग जो प्लाज्म होता है, प्लाज्म क्या होता है हमारा, लिक्विड होता है। प्लाज्म मतलब हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि द्रव का एक रूप है। या तो इसे हम पानी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें तो उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो जब ये पानी सूख जाता है, पानी क्या होता है, सूख जाता है, तो हमारा क्या होता है, लगता है। यानी कि किसी पेड़ पौधे की बात करें या कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति हमारा किस में पाया जाता है, प्लांट में या तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो जो कोशिका भित्ति क्या होता है, अलग शुरू होना, जो मेन कोशिका से क्या होता है, अलग होना शुरू हो जाता है। तो अलग होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइसिस कहते हैं। जैसे कि लाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। तो जो प्लाज्मोलाइसिस हमारा क्या होता है, जब पानी सूख जाता है तो वो क्या होता है, पानी सूख जाता है या कमी पड़ जाता है तो वो संकुचित होकर के क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर साइटोलाइसिस की बात करें तो साइटोलाइसिस क्या होगा हमारा, ये साइटो यानी कि कोशिका की बात कर रहा है, तो कोशिका भी सूखने लगेगा तो वो साइटोलाइसिस क्या लाएगा, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया पेड़ पौधे का जाना जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्यतम आवरण से अलग करता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीच में हो गया। और इसी कोशिका के अंदर में हमारा क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, हरितलवा को सॉरी माइसोसोम लाइटो, या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, और या तो अन्य प्रकार की, या तो लिक्विड वगैरह जो भी है दोस्तों, सारा का सारा क्या होता है, केंद्र में पाया जाता है। और ये जो हमारा बाहरी आवरण होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, या इसी को दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या तो इसे क्या सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, बाहरी सेल हो गया कोशिका का, ये हमारा क्या हो गया, बाहरी सेल हो गया कोशिका का। और ये बाहरी सेल के अलावा जो भी हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, बाहर साइड में वातावरण होगा, ये क्या होगा, वातावरण होगा। और इस वातावरण से जो बाहरी कोशिका अंदर की जितने भी कोशिकाओं के कंपोनेंट है या अवयव है वो कौन अलग कर रहा है, यानी कि जो बॉर्डर का काम कर रहा है दोस्तों, वो बॉर्डर का काम कौन कर रहा है, हमारा कोशिका झिल्ली कर रहा है। कौन कर रहा है, कोशिका झिल्ली कर रहा है। यानी कि वातावरण और अंदर लिक्विड के पदार्थ को अलग करने का काम कौन कर रहा है, कोशिका झिल्ली काम कर रहा है। तो जो कोशिका झिल्ली यहाँ पे बॉर्डर का काम कर रहा है वही यहाँ पे क्या कर रहा है, आवरण के रूप में या अलग करने का काम कर रहा है। तो कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के लिए चरण का गठन करता है। देखिए दोस्तों जो हम समसूत्री विभाजन हम लोगों ने जो पढ़ा दोस्तों, समसूत्री विभाजन, तो जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों वो केंद्रक में होता है। कोशिका का क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है। और ये जो होता है दोस्तों, जो समसूत्री विभाजन होता है उसके कई फेज होते हैं। तो जिसमें से जो मेटा फेज होता है दोस्तों, मेटा फेज होता है, और उसी मेटा फेज में क्या होता है, वो माइटोसिस करके गुणसूत्र का क्या करता है, चरण का गठन करता है। यानी कि जो गठन करने का काम करता है माइटोसिस का, वो मेटाफेज में करता है। क्या होता है, मेटाफेज। और समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं,
समसूत्री विभाजन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो जो मेटाफेज होता है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों डिटेल बता सकते थे, लेकिन इसमें ज्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम क्या देखे दोस्तों, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देख चुके हैं कि कोशिका का हमारा क्या है, एक सूक्ष्मतम जीव जीव है। कोशिका क्या है, सूक्ष्मतम जीव है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई वो हमारा क्या है दोस्तों, कोशिका है। जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे मूलभूत इकाई कहते हैं हम। पुट्टिकाओं या वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं, शुरू में ही देख लिया हम लोग दोस्तों। जो एनर्जी का निर्माण की बात करें तो एनर्जी का निर्माण हमारा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी के निर्माण की बात करें तो वो हमारा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी का निर्माण हमें कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन जो एनर्जी निर्माण होता है उसका ट्रांसफर करने का या पैकेजिंग करने का जो सारा का सारा काम कौन करता है, ट्रांसफर में या पैकेजिंग करने का वो कौन करता है, गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय या तो गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और ये हमारा खुदरी जालिका क्या करता है, प्रोटीन का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और चिकनी अंतर्द्रव्य का क्या है, वसा का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो देखिए दोस्तों, संयोजित मतलब क्या, यानी कि एटम बम, जिसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, तो वो हमारा दोस्तों सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या उसे पाचक एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोम को पाचक एंजाइम या तो इसे एटम बम या तो इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, किसे? तो हम देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो लाइसोसोम हमारा क्या होता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। और गोल्जी काय की बॉडी की बात करें तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवहन का काम करता है या तो पैकेजिंग का काम करता है एनर्जी को। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इस प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों, राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो राइबोसोम जो पाया जाता है दोस्तों, हमारा किस में पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसे गढ़ा, किसने गढ़ा? तो देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म शब्द की बात करें तो ये किसने कहा? तो देखिए दोस्तों, अगर ये प्रोटोप्लाज्म की बात करें या जिसे हम जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव की बात करें दोस्तों, तो इसका गढ़ा का मतलब क्या है, नामांकन करना। गढ़ा मतलब क्या, नामांकन करना। तो जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव जिसको हम कहते हैं, तो जीव द्रव का जो नामकरण करने वाला था, जीव द्रव का नामकरण करने वाला वो कौन थे, पुरकिंजे थे। कौन थे, पुरकिंजे थे। ये इसका नाम दोस्तों पुरकिंजे, हम सिर्फ याद रखेंगे। तो पुरकुंजे हमारा पुरकिंजे थे। तो पुरकिंजे किसमें दिया गया है, जे मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, तो जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचा करके साफ करने में मदद करता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम होता है, जो क्या करता है, जो खराब कोशिका जो होता है उसे पचाने का काम करता है या समाप्त करने का काम करता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिकल सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायता होता है, तो वो साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है। तो वो हमारा क्या दोस्तों, लाइसोसोम होता है।
वो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। देखिए दोस्तों, अगर पाचक पचाने की बात करता है, पचाने की बात करता है, तो वो डायरेक्ट आंसर हमारा दोस्तों लाइसोसोमी होगा। क्या होता है, लाइसोसोमी होता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो बी नंबर का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब क्या दोस्तों, गलत है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से तीन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, और एक जो गलत होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तीन कथन सही होगा, लेकिन जो गलत कथन होगा वही हमारा क्या होगा, सही होगा। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, हम लोगों ने दो कोशिका देखा, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जो वैक्यूल्स होता है, या जो रसधानी होता है, वैक्यूल्स या जो रसधानी होता है, वो पादप कोशिका में ज्यादा होता है और जंतु कोशिका में कम होता है। जंतु कोशिका में कम होता है। तो यह पहला कथन जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। बड़ी होती है, बिल्कुल सही होती है दोस्तों। अगर जंतु पादप कोशिका की बात करें, यानी कि पेड़ पौधे की बात करें, तो पेड़ पौधे हमारा कितना लंबा लंबा होता है। लेकिन जंतु की बात करें, जंतु हमारा सबसे बड़ी जंतु की बात करें पृथ्वी पर, तो वो हमारा क्या है, हाथी है। और उसके अलावा अगर सबसे बड़ी जीव की बात करें तो व्हेल मछली हो जाएगी हमारा, जो कि जीव यानी कि जल जीव है वो हमारा। तो यानी कि व्हेल मछली से भी बड़ा हमारा क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, बी नंबर का सही है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, तो ये भी कथन क्या है, हमारा सही है। लवक आने की दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है, वो हमारा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें ये होता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये भी कथन क्या है, सही ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्तियां पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल या पादप कोशिका भित्ति जंतु पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों कथन हमारा क्या है, सही है। तो एकमात्र गलत कथन की बात करें तो ए नंबर का ऑप्शन क्या है, गलत कथन है। तो सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और आंतरिक द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ब्लड टॉपिक से रिलेटेड है। ये हमारा क्या है, ब्लड टॉपिक से रिलेटेड है। इसे हम ब्लड में आराम से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आंसर को जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा अतिरिक्त द्रव को कोशिका के साथ से वापस रक्त में जो लाया जाता है, वो हमारा लसिका, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, लसिका जिसे लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये दोस्तों हम ब्लड में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, अर्धसूत्रण क्या होता है, दो चरणों में होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने क्या देखा था, अर्धसूत्रण क्या होता है, दो चरणों में होता है। पहले ये हमारा क्या होता है, एक फर्स्ट चरण हो गया, ये हमारा फर्स्ट चरण हो गया। अब ये क्या होता है, ये दो चरण में होता है, यानी कि ये हमारा दो चरण, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट चरण, और ये जो हो गया वो दूसरा चरण हो गया। तो जो पहला कथन है, ऑप्शन है, वो सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जितने हमारे गुणसूत्र होते हैं वो उतने ही पाए जाते हैं, बल्कि ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये दूसरा नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित होता है, बिल्कुल होता है। जरण ग्रंथि जिससे ग्रेनाइड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन ए नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। किस कोशिकांग की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका की मास्टर की बात करें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, जो नाभिक हमारा होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक या केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मास्टर कहलाता है, यानी कि मालिक कह सकते हैं। क्या होता है, मेन जो हमारा होता है मालिक की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। मास्टर सेल या मास्टर कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रक होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग
कौन सा है किसी कोशिका में, अरे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अगर, तो हमारा शरीर में जो नाभिक होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी कोशिका नाभिक यानी कि किसी कोशिका की सबसे बड़ी कोशिकांग, सबसे बड़ी कोशिकांग हमारा कौन सा है? नाभिक या तो क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और सबसे छोटी कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग की बात करें तो वो हमारा राइबोसोम है। कौन सा है दोस्तों? राइबोसोम है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री दोस्तों हमारा राइबोसोम को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और हरितलवक हमारा फोटोसिंथेसिस प्लांट में पेड़ पौधे खाना बनाने के काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो अगर पशु कोशिका की बात करें दोस्तों, यानी कि पशु कोशिका की बात करें दोस्तों, यानी कि एनिमल सेल, पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, या जंतु कोशिका, या मानव कोशिका, यानी कि मानव हमारा एक प्रकार का क्या है? मानव भी हमारा एक जंतु कोशिका के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लाइसोसोम की बात करें, जिसे हम आत्महत्या की थ्योरी कहते हैं, वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल्कि गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, और सेंट्रोसोम भी क्या होता है? प्लांट सेल में और जंतु सेल में दोनों में पाया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, शरीर में अगर हमें चोट लगता है या कहीं कट फट जाते हैं, शरीर में चोट लगने के बाद, कट फट जाने के बाद, जो हमारा शरीर में जितनी कोशिका का नुकसान होता है उतना ही कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? उतना ही कोशिका का निर्माण होता है। तो वो हमारा समसूत्री विभाजन के अंतर्गत में आता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन के अंतर्गत में आता है। अगर अगर समसूत्री अगर जितना कोशिका हमारा निर्माण होता है और उससे अधिक कोशिका का अगर निर्माण हमारा करने लगता है, तो वो हमारा कैंसर का कारण बनता है। अगर अधिक कोशिका का निर्माण कर लेगा तो वो कैंसर का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा केवल समसूत्रण ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हमारे शरीर में चोट फट कट फट लगता है, तो उसका निर्माण करने के लिए हमारा जो सेंट्रोसोम जिम्मेदार होता है, उसमें हमारा समसूत्रण विभाजन होता है, क्योंकि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एक पशु या जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? हमारा न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? देखिए दोस्तों, अगर हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में अगर सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज पाया जाता है दोस्तों, तो वो क्या है? जल है। क्या है? वो जल है। तो जल के अणु क्या है हमारे कोशिका में? यानी कि यहीं पे देख सकते हो दोस्तों, अगर एक कोशिका की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और ये सारा का सारा यहाँ पे क्या भरा होता है? हमारा लिक्विड से भरा होता है। क्या होता है? लिक्विड से भरा होता है या जल से भरा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में क्या दिख रहा है? लिक्विड ही दिख रहा है, जल ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जल हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था? जो स्लाइड और सवान था, दो साइंटिस्ट थे, तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा था? जो बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, उसमें हमारा क्या होता है? कोशिकीय सिद्धांत लगता है। बहुकोशिकीय जीव में लगता है, स्लाइड और सवान का सिद्धांत लगता है, यानी कि कोशिकीय सिद्धांत लगता है। तो जो बहुकोशिकीय होता है उसमें लागू होता है, और एक कोशिकीय में नहीं लागू होता है। एक कोशिकीय या जो सिंगुलर सेल होता है उसमें क्या होता है? नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं दोस्तों? जीवाणु की बात करें, ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत में आ जाएगा। ये जीवाणु या कवक या सवाल, ये हमारा क्या होता है? बहुकोशिकीय के अंतर्गत में आता है। लेकिन वायरस या विषाणु की बात करें दोस्तों, वो हमारा एक कोशिकीय के अंतर्गत में आता है, जिस पर हमारा क्या होगा? कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, या तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है,
बाकी सब हमारा यूकैरियोटिक सेल है या बहुकोशिकीय जीव है। निम्न को सुमेलित करें। देखिए, लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और डीएनए हमारा क्या होता है? गुणसूत्र होता है, यानी कि 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए, यानी कि सी बी ए सी बी पहला ऑप्शन नहीं होगा, बी सी ए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, सी बी ए, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका प्रकारात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? देखिए दोस्तों, अगर संपूर्ण कोशिका के मालिक या तो हमने क्या देखा था, जो मास्टर सेल किसको किसको कहा जाता है? मास्टर सेल हम जो होता है हमारा कौन होता है? कोशिकांग का केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। तो पूरे कोशिका का अगर फंक्शनल की बात करें या क्रियात्मक या फंक्शनल की बात करें तो कौन, वो हमारा फंक्शनल का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रिका, ये देखिए दोस्तों, केंद्रिका हमारा देखिए ये हमारा क्या कोशिका हो गया और ये हमारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और इस केंद्रक के बीच में भी यहाँ पे हमारा क्या एक छोटा सा पॉइंट होगा, उसे केंद्रिका कहा जाता है। उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है दोस्तों। तो यहाँ पे लेकिन डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो मध्य रेखा पर हमने क्या दोस्तों? म से मध्य और म से मेटाफेज, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, मध्य मतलब जो दो भागों में समसूत्री विभाजन हमारा बट के होता है, वो बीचों बीच हमारा मेटाफेज बनता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर टाइम होता तो दोस्तों तो डिटेल से हम क्लास लेते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण, क्योंकि अगले महीने में ही क्या होगा? एएलपी का एग्जाम होगा, इसीलिए ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। आई होप फिर भी आप लोगों को समझ में आता होगा। अब हम दोस्तों पादप कोशिका के बारे में देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों, कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं दोस्तों, अगर कोशिका की बात करें हमारा, तो कहाँ पाया जाता है? सेल, ये दोस्तों ये पादप कोशिका है हमारा, सेल वॉल पाया जाता है पादप कोशिका में, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, ये भी सही है, केंद्रक न्यूक्लियस, ये भी सही है। ये सारा चीज हमारा पाया जाता है, लेकिन ये सारा चीज जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? कौन सी कोशिका में पाया जाता है? पेड़ के यानी कि कौन से भाग में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसिरे में दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो बीज की बात करें दोस्तों, तो बीज के अंकुरन में, तो बीज के अंकुरन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो उसमें भी क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और जाइलम की बात करें दोस्तों, जाइलम का काम क्या होता है? ये दो चीज होता है दोस्तों, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है? जो यानी कि जो भूमि से होता हमारा जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाने का काम करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या है? जो भोजन क्लोरोप्लास्ट द्वारा पत्तियों की, क्लोरोप्लास्ट की मदद से पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, वो सभी पार्ट में पहुंचाता है, वो फ्लोएम का काम है। वो क्या है? फ्लोएम का काम है। और जाइलम का क्या काम क्या है? खनिज लवण को ऊपर पहुंचाने का काम है। तो यहाँ पे जड़ की बात करें दोस्तों, तो जड़ यहाँ पे हमारा एक पूर्ण अंग के रूप में दूध डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। से राजधानी की बात करें, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? संचालन मतलब क्या होता है? एक ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो वो राजधानी की मदद से होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है? जल की अधिक मात्रा होने के कारण ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? देखिए दोस्तों, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो पेड़ पौधा हमारा होता है, तो बाहरी जो हमारा छाल होता है पेड़ का जो छाल होता है वो क्या होता है? मृत होता है, डेड होता है। क्या होता है? मृत या डेड होता है। तो डेड होने के कारण इसमें क्या होता है? ऊर्जा कम जरूरत पड़ता है।
इसमें क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत कम पड़ता है। क्यों? तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही। क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, ये सब दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है। ए नंबर का सिर्फ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसमें मृत कोशिकाएं अधिक होता है, इसीलिए उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होता है, मतलब कम ऊर्जा की मात्रा कम जरूरत पड़ता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अगर हम बात करें मनुष्य की, पहले जंतु के बारे में बात करते हैं। अगर हम जंतु की बात करें दोस्तों, फिर हम पादप के बारे में बात करेंगे। जंतु की बात करें दोस्तों, जिससे जंतु मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का जंतु ही है। जंतु कोशिका के अंतर्गत ही आता है, यानी जंतु के अंतर्गत में आता है। तो अगर धूप, अभी जैसे कि गर्मी का टाइम है दोस्तों, अभी क्या होता है, धूप धूप होता है। तो धूप को सहन करने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, या तो छतरी लगा लेते हैं, या बरसात का मौसम होता है तो बरसात में बचने के लिए क्या करते हैं, छतरी लगा लेते हैं। तो हम अपनी बाहरी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, हम कपड़ा या पोशाक पहनते हैं। क्या करते हैं, पोशाक पहनते हैं। क्योंकि हमारे मनुष्य में या जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण हम क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, या तो फिर दोस्तों हम एक जगह से दूसरी जगह सुविधा के अनुसार चले जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे या पादप जो होते हैं, एक जगह पर क्या होता है, अस्थिर होते हैं। क्या होता है, अस्थिर होते हैं। और इस पेड़ को क्या करना होता है, पानी से भरा बरसात भी झेलना है, और धूप भी झेलना है, और अन्य प्रकार की क्या होता है, गैसों से भी सुरक्षा का प्रदान करना है। तो ये सारी सुरक्षाओं के लिए पेड़ में क्या होता है, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसमें सेल वॉल पाया जाता है। पेड़ या पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए हम कह सकते हैं। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो ए नंबर का ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पादप सजीव होते हैं। पादप सजीव क्या दोस्तों, मनुष्य भी सजीव होते हैं। तो इनको तो, मनुष्य में तो सेल वॉल नहीं होता है, यानी कि जंतु में सेल वॉल तो नहीं होता है। क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होते हैं। कोशिका झिल्ली दोस्तों पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए उनमें आवश्यकता होती है। ये कोई मतलब की बात नहीं है दोस्तों। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अपने डीएनए या अपने राइबोसोम, यानी कि अपने डीएनए या अपने राइबोसोम होते हैं। तो वो हमारा होता है दोस्तों, लवक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए तो जनरली अगर हम बात करें, तो जनरली हमारा जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए हमारा जनरली कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और साथ ही साथ अपना राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, अपना राइबोसोम भी होता है। उसी प्रकार लवक में भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। और क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन लवक और राइबोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो श्वसन की क्रिया जो होता है वो हमेशा, चाहे पादप कोशिका हो या तो फिर जंतु कोशिका हो, वो दोनों कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग होता है उसमें होता है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो। तो श्वसन की क्रिया या एनर्जी का निर्माण करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? देखिए दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों के पादप कोशिका में अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों का मतलब क्या दोस्तों, अगर भोजन बन ली, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो
फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं, और उस भोजन अगर अधिक मात्रा में बन गया या तो कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ अपशिष्ट हो गया, वो सारे अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, वो क्या करता है, रसधानियों में जाके जमा कर देता है। रसधानियों में क्या करता है, जमा कर देता है। रसधानियों में क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि रसधानी जो होता है पेड़ पौधे में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्या है, एक जल का एक रूप है या लिक्विड का एक फॉर्म है, तो वो रसधानियों में जमा कर देता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करें दोस्तों, तो लाइसोसोम पेड़ पौधे में या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, जिससे आत्महत्या की थैली और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस द सेल और गोल्जी काय को ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन या परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। देखिए तो पर्णहरित को क्या बोलते हैं हम, पर्णहरित या क्लोरोफिल की बात करें तो पर्णहरित या क्लोरोफिल हमारा क्या होता है, हरित तलवक में पाया जाता है। हरित तलवक हमारा दोस्तों जनरली ग्रीन कलर होता है या हरा कलर, हरा या रेड कलर में या लाल कलर में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पादप में पाए जाने वाली कोशिका हमारा क्या होता है, सेल वॉल होता है, साथ ही साथ हरितलवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरितलवक, हरितलवक, ये दो चीज जो दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है, हाँ पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है, और लाइसोसोम की बात करें तो ये हमारा सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, पादप कोशिका के बारे में पूछा गया है। राजधानी की बात करें तो दोनों में पाया जाता है। राजधानी क्या होता है दोस्तों, दोनों में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, या तो प्लांट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन लवक की बात करें दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका या तो प्लांट सेल में पाया जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है। पादप या जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में केंद्रक पाया जाता है, और कोशिका द्रव की बात करें तो दोनों में पाया जाता है, पादप हो या चाहे जंतु हो। और प्लाज्मा झिल्ली भी क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और ये कोशिका भित्ति क्या होता है दोस्तों, एक डेड सेल के रूप में होता है। क्या होता है, डेड सेल के रूप में होता है। तो ये क्या करता है, जितना भी ये पानी को अवशोषित कर लेगा, ये फटेगा नहीं। क्या होगा, ये फटेगा नहीं, ये नहीं फटेगा। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो वो अगर हम मनुष्य की बात करें दोस्तों, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी कितना पी सकते हैं, एक टाइम में 1 से 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर उससे अधिक पानी पिएंगे तो हम नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पे जंतु कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधा में, इसकी वजह से उसका क्या होता है, वो नहीं फटता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट उत्पाद की बात करें तो अपशिष्ट उत्पाद को कहाँ रखा जाता था, कुछ पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देख चुके हैं दोस्तों। अपशिष्ट उत्पाद जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो अपशिष्ट उत्पाद की बात करें दोस्तों, वो हमारा कहाँ पे, राजधानी में रखा जाता था या तो वैक्यूल्स में रखा जाता था। वैक्यूल्स, राजधानी या तो वैक्यूल्स में रखा जाता था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये अंदर वाला जो भाग हमारा होता है, ये क्या होता है, वैक्यूल्स होता है या राजधानी होता है। क्या होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तीर एक दिखाए गए क्षेत्र में, तो तीर जो एक हमारा दिखा रहा है दोस्तों, ये हमारा एक क्या दर्शा रहा है, ये सेल वॉल को दर्शा रहा है, यानी कि कोशिका भित्ति को दर्शा रहा है। और ये जो 2 नंबर का दिखा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में बता रहा है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारा क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शा रहा है। ये हमारा क्या दर्शा रहा है, तीसरा नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शा रहा है, तीसरा। और ये हमारा ये बीच वाला कौन सा है, केंद्रक हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है राजधानी या वैक्यूल्स होता है।
क्या होता है, राजधानी या वैक्यूल्स होता है, जिसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। यानी कि 4 नंबर का तीर हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर का। तो सी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन या तेल कणिकाओं की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, तेल कणिकाओं की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये किस में स्टोर किया जाता है, पादप कोशिका में। ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लवक की बात करें, दो प्रकार का लवक हमारा होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है दोस्तों, वर्णी लवक, और दूसरा क्या होता है, अवर्णी लवक। क्या होता है, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक का अर्थ क्या है, जो कलर में होता है। क्या होता है, कलर, या तो इसमें रंग, कोई ना कोई रंग पाया जाएगा। वर्णी मतलब कोई ना कोई कलर या तो रंग पाया जाएगा। और अवर्णी लवक मतलब क्या होता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और जो कलर, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो कलरलेस होता है, वहीं पे क्या होता है, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे अवर्णी लवक, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसमें जिसमें क्या किया है दोस्तों, प्रोटीन और तेल वसा का, प्रोटीन तेल या वसा का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों, अगर ये हम बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो पेड़ हमारा होता है तो पेड़ में पत्तियां पाई जाता है। तो जो पत्तियां होता है, तो पत्तियां में जो स्टोमेटा नाम, स्टोमेटा होता है दोस्तों, या तो जिसे हम छिद्र कहते हैं, पेड़ का छिद्र होता है। तो ये पेड़ का छिद्र का, पत्तियों का छिद्र को दर्शाता है दोस्तों। ये क्या होता है, पत्तियां के छिद्र को दर्शाता है, जिसे हम पत्तियों और प्रोहों कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।